Welcome student. Today it is lecture number 9 of chapter 11, differential equations, time response analysis. In the last class we have completed in the same chapter we have completed the first order equations, that is first order homogeneous and first order non-homogeneous. When it comes to first order homogeneous, it was RL circuit, and when it comes to first order non-homogeneous, it was in first order homogeneous it was RC circuit, and in first order non-homogeneous it was RL circuit, if you remember in my previous lecture. Now today we will deal with the solution of this second order homogeneous equations, okay, in the same chapter. So in order to find the second order equation, we will take RLC circuit. So suppose this is resistance, inductance and capacitance. देखिए, मैंने आप लोगों को तीन ही एलिमेंट पढ़ाए हैं, तीन ही होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस, और ये है वोल्टेज सोर्स। तो जब आर और एल लगा था अकेले, व्हेन देयर वर टू एलिमेंट्स, तो क्या था कॉन्सेप्ट? उस समय कॉन्सेप्ट आया था फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का। जब आर सी था तब भी इक्वेशन कॉन्सेप्ट आया फर्स्ट ऑर्डर का, बस देयर वाज अ चेंज कि एक बार था होमोजेनियस एंड अदर टाइम इट वाज नॉन होमोजेनियस. And suppose now when all the three is there, so there will be a concept of second order equation. So you should know the solution. चलिए अभी सबसे पहले हम पता करते हैं at t equal to 0 की क्या पोजीशन है. t equal to 0 at t equal to infinity पे अगर if somebody will ask what is I0, what is I infinity, तो you can easily guess. जैसे ही ये स्विच बंद होगा, द रेजिस्टेंस विल बी बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एकदम से ओपन हो जाएगा, कैपेसिटेंस एकदम से शॉर्ट हो जाएगा. तो इंडक्टेंस ओपन होने की वजह से क्या होगा? इंडक्टेंस ओपन होने की वजह से यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. तो I0 विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर्स. ये अब अपन ने पहले बहुत डिटेल में इसको सॉल्व किया है, अब इसको डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. और आई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जैसे बहुत देर हो जाएगी, आई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये फुल चार्ज हो जाएगा. तो ये शॉर्ट हो जाएगा मीन्स, और ये ओपन हो जाएगा, अल्टीमेटली करंट तो फ्लो नहीं हो पा रहा. तो आई इन्फिनिटी भी 0 एम्पियर्स. ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हमें ये चीजें तो पता चल गई हैं. एक चीज और पता चलनी चाहिए, वो है di/dt एट 0+. इसकी जरूरत हमें पड़ेगी. इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी ये मैं आपको अपने आगे इस वीडियो में बताऊंगा, बट नॉट नाउ. बिकॉज इसकी जरूरत क्यों RLC सर्किट में क्यों पड़ रही है, RC और RL सर्किट में क्यों नहीं पड़ी, इसका आपको उस लॉजिक समझना पड़ेगा. तो अभी हम सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट है. तो हम एट t इक्वल टू 0, अब इसका मतलब ये हो गया है इस क्वेश्चन में कि हमें t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर वैल्यूज पता है. मिडिल टाइम t पर हमें वैल्यू पता करनी है इन करंट एट एनी टाइम t. करंट एट 0 इट इज 0, करंट एट इन्फिनिटी इट इक्वल टू इन्फिनिटी 0. यहाँ मिडिल में अगर कोई आंसर निकालना है तो हाउ यू विल फाइंड आउट, ये हमारा वीडियो है आज का. और उसके लिए सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी. तो लेट अस कंटिन्यू. अगर हम इसको इक्वेशन को लिखें तो कैसी बन जाएगी? किरचॉफ्स बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, V इक्वल टू RI प्लस L
डी बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रल आई डी टी। ये इक्वेशन देखो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, ये अपनी जगह पर तो है। इनका सडन बिहेवियर t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो हो रहा था वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमेशा ये बिहेव नहीं करेंगे। दे आर प्रेजेंट इन द सर्किट, तो उनके लिए इस वजह से उनकी ये इक्वेशन हम बिल्कुल जरूर से लिख सकेंगे। तो since this is an integration term and this is a differentiation term, so we have to remove this integration term because we have studied second order equations, homogeneous and non-homogeneous. We have not studied integral equations. So differentiating this equation, differentiating तो differentiation of v equal to 0 equal to r di upon dt plus l d square I by dt square plus I by c, correct? So what is just separate this d square I by dt square term, you will get and make it come and bring it in the front side, यहाँ ले आओ इसको, तो you will get d square I by dt square और डिवाइड द इक्वेशन बाय l, क्योंकि हमें d square I by dt square को कोफिशिएंट को अकेला रखना है, तो d square I by dt square प्लस r upon l di upon dt प्लस I divided by L C। ये इक्वेशन हमारी बन गई, सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ सी, कंपेयर इट विथ द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। Compare this equation, this equal to 0 with a second order equation। तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से, आप अपनी कॉपी में इसके नीचे ही लिखेंगे। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन क्या है? सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इज डी स्क्वेयर वाई by dt square plus p dy by dt plus qy equal to 0। और हमें जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली? d square I by dt square plus r by l di by dt plus 1 by lc I equal to 0। इसको अब मिटा देता हूँ यहाँ से। तो जब भी ऐसी ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के फॉर्म में कोई इक्वेशन मिलती है जो कि हमें मिल गई है ये वाली, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज y ऑफ t इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो क्या होता है? CF, y इक्वल टू CF पढ़ा होगा आपने, C1 e to the power of m1t plus C2 e to the power of m2t, ये पढ़ा होगा, है ना? अब C1 e to the power of m1t और C2 e to the power of m2t का क्या मतलब होता है? ये बेटा जनरल सोल्यूशन है ना, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, ये ही सोल्यूशन है। इसका मतलब आपको C1 की वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू of C1, C2, M1, M2। और M1 और M2 क्या है? ये M1 और C1 C2 तो कांस्टेंट्स हैं,
और m1 m2 क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसको एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मानते हुए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस डू दिस थिंग्स। वैसे अगर हम इसको कंटिन्यू अभी ना करें, बिकॉज ये हम एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स। पहले आप इसको नोट कर लो, तब तक मैं एक पॉज ले लेता हूं। देयरफॉर आई ऑफ टी इक्वल टू ये हो जाएगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट, क्योंकि V इक्वल टू मान लेते हैं क्वेश्चन में 100 वोल्ट गिवन है, R इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 1, L इक्वल टू ले लीजिए सपोज 2 और C इक्वल टू ले लीजिए सपोज के लिए कोई भी ले सकते हैं 1/4। ओके, these are the values which we have taken। अब क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, तो जो इक्वेशन होती है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन थी 0, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को देखते हैं क्या थी, di/dt प्लस r/l d²i/dt² प्लस r/l di/dt प्लस 1/lc i इक्वल टू 0। यही थी ना इक्वेशन हमारी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। r कितना है, 1 है, l कितना है, 2 है, तो d²i/dt² प्लस 1/2 di/dt प्लस l कितना है 2, c कितना है 1/4, तो 1/lc यानी 1/2 i हो जाएगा ये इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना आपने सीखा है, और वो क्या था कॉन्सेप्ट, d/dt को हम एक d मान लेते हैं, तो d²/dt² हो जाएगा d²। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, i को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम, d², i कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, d² इंटू i प्लस 1/2 d, है ना, i कॉमन ही ले लेते हैं, d प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो इसको अपन वो भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई वगैरह, तो 2d² प्लस d प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमें क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे d की वैल्यू। तो जो d की वैल्यू, इससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी, माइनस b, फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सपोज आप कोई वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, वो कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है और वो सिंपल भी आ सकती है। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि कोई भी वैल्यू आई a और b, ओके, डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं ना। मान लो a और b वैल्यू आई, तो जो a और b आएगी वैल्यूज, a एंड b आर द रूट्स, a एंड b आर द रूट्स। तो रूट्स मिल जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू i इक्वल टू c1 e टू द पावर ऑफ at, a पहला रूट हो गया, प्लस c2 e टू द पावर ऑफ bt, ये b दूसरा रूट हो गया। तो आपने जो सॉल्यूशन का जो 4 अननोन थे, c1 c2 m1 m2, उसमें से 2 तो पता कर लिए हैं a और b। वो कैसे पता कर लिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कोई भी बनेगी उसके रूट्स निकालना बड़ा आसान होता है, d²i/dt² प्लस p dy/dt प्लस qy। तो उसको आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के उसके रूट्स बना लेते हो। दिस इज द वेरी इजी टास्क। अब आगे पता करते हैं c1 और c2 के बारे में।
तो फाइंडिंग कांस्टेंट्स इसके आगे। तो कांस्टेंट्स को पता करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को पता करने के लिए व्हाट वी विल डू, लेट मी मेक अ स्पेस। You can take a pause in the previous slide and you can write it in your notes. So finding the constants, how you will do? So the equation was I of t equal to c1 e to the power of at plus c2 e to the power of bt. Okay. Now at t equal to 0, अब हम पुट करेंगे। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे टाइम की वैल्यू हो जाएगी I ऑफ 0 इक्वल टू c1 e टू द पावर ऑफ a इंटू 0 हो जाएगा 0, तो 0 प्लस c2 e टू द पावर ऑफ 0, e की पावर 0 होती है 1, इसका मतलब c1 प्लस c2 इक्वल टू व्हाट इज I0 की वैल्यू हो गई है मेरी 0। तो मेरे को एक इक्वेशन मिली कि c1 इक्वल टू माइनस c2, ये एक पता चल गया ना। तो यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ वापस पुट कर दूं तो मुझे सोल्यूशन में फिर चेंज आ जाएगा, वो आ जाएगा I ऑफ t इक्वल टू c1 e टू द पावर ऑफ 80, c2 की वैल्यू माइनस c1 पुट कर दूं तो मिलेगा c1 e टू द पावर ऑफ 80 माइनस c1 e टू द पावर ऑफ bt। बहुत अच्छी बात हो गई है। तो अब सिर्फ कोई एक पता करना है। तो अब कैसे पता करेंगे, अब ऐसे पता करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें एक और ऐसी इक्वेशन चाहिए है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, जिसकी वजह से हम c1 c2 निकाल सकें। तो हमें मिलेगा di बाई डी टी इक्वल टू, देखो I ऑफ t को डिफरेंशिएट किया मिलेगा di बाई डी टी इक्वल टू c1 e की, c1 तो कांस्टेंट है, e की डिफरेंशिएशन क्या होता है e, तो c1 इंटू e रेज टू द पावर ऑफ at इंटू a, है ना, a इंटू t का डिफरेंशिएशन हो गया a प्लस c2 इंटू e टू द पावर ऑफ bt इंटू b। अब व्हाट इज डी आई बाई डी टी, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि डी आई बाई डी टी एट 0 प्लस की हमें रिक्वायरमेंट आएगी। तो इस इक्वेशन इसका आपको याद होगा, मैंने इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसमें वी हैव कैलकुलेटेड डी आई बाई डी टी। आप अपने उसमें चेक करिएगा और उस वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे। उस वैल्यू को जब आप यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर माइनस c1 लिख देंगे तो इजीली यू कैन सपोज ए और बी तो कोई वैल्यूज आ गई हैं, हो सकता है a2 हो और b3 हो, तो यहाँ पे e टू द पावर 2t इंटू 2 ऐसे आ जाएगा, e टू द पावर 3t इंटू 3 ऐसे आ जाएगा, और ये इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी डी आई बाई डी टी एट 0 प्लस की वो आ जाएगी, एंड यू कैन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू और फाइनली यू कैन गो टू दैट आंसर। ओके, I think the solution of a second order equation you have understood। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो जिससे आप लोग ये कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर सेकंड, यहाँ पे ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है ना, इसकी वैल्यू को करके ये दोनों वैल्यू इजीली पता हो जाएंगी और फिर आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ड्रॉ करके दे रहा हूँ, आपको उनके सॉल्यूशंस पता करने हैं खुद से। देखिए एग्जाम्पल्स टू सॉल्व। So you can see here some questions I have taken for you to solve them. Look at this question. This is example number 1 students. You have to solve this question also. What is this? Okay, switch is moved from
A to B, this is 100 volt battery, this is 2 ohm, this is 5, this is 1 Henry. तो switch is moved from A to B. पहले switch A पे है फिर B पे आया, तो find I of t. अब आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में I of 0 पूछा नहीं गया है, आपको I of infinity पूछा नहीं गया है, आपको पूछा गया है क्या, I of t. तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको I0 के बगैर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो I0 तो आपको पता करना ही पड़ेगा. तो I0 कैसे पता करेंगे, जब स्विच यहां से यहां आ गया, पहले यहां पर था, तो जब पहले यहां पर था तो यू हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन कि वो पहले जब हमारे आने से पहले से स्विच ए पर है, तो इंडक्टर ने ओपन की तरह बिहेव करेगा कि शॉर्ट की तरह. भाई ओपन की तरह तो वो कर चुका ना, अब वो करेगा शॉर्ट की तरह. तो उस समय I0 की करंट की वैल्यू हो जाएगी 100/5 यानी कि 20 एम्पियर. ये आपका जो I0 20 एम्पियर निकला, ये आपके लिए हेल्पफुल बनेगा. अब आप एट t=0 पे इक्वेशन लिखोगे तो t=0 पे आपके सामने स्विच कहाँ है, A से B की जगह. तो क्लोज सर्किट कौन सा बना आपके सामने, ये वाला छोटा सा. तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2i + 5i + LdI/dt यानी 7i + LdI/dt यानी 7i + 1, L की वैल्यू 1 है, di/dt यानी कि अगर मैं इसको और भी रिजॉल्व कर दूं तो di/dt + 7i = 0. अरे वाह, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, dy/dt + py = 0. ध्यान से देखो, तो जब भी इक्वेशन होती है dy/dt + py = 0, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y का सॉल्यूशन होता है k e⁻⁻pt. तो यहाँ का क्या इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा i = k e⁻⁻, p क्या है 1, p की 7 है, k e⁻⁻7t. ये आपका आंसर आ गया कि नहीं. अब आंसर नहीं आया पूरा, क्यों, क्योंकि k नहीं मालूम, और k क्या होता है इनिशियल कंडीशन से. तो I0 = k हो जाएगा, क्योंकि जब आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे, I of t की वैल्यू है ना, तो I0 = k हो जाएगा. और I0 क्या निकाला, 20. इस क्वेश्चन में 20 निकाला, तो आंसर क्या आ जाएगा, I of t = 20 e⁻⁻7t. इतनी हार्ड एंड फास्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए. मेरे को तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में, बट फिर भी मैंने इसको यूज किया है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया. मैंने सोचा था कि आप ये तीनों खुद ही करेंगे, लेकिन अब आगे नहीं बता रहा हूँ. इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. 100 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 50 वोल्ट है, ए बी है, स्विच ए से बी की तरफ जा रहा है और आर एल सर्किट है. लेकिन अब की बार यहाँ पर पहले 2 ओम था, यहाँ पर 50 वोल्ट की बैटरी है. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ये अब आपको देखना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर भी आपको फाइंड I of t है, I of t पता करना है. ये भी मुझे एक हिंट दे सकता हूँ बस इसमें, कि यहाँ पर बनी थी फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस, यहाँ बनेगी फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस. नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन क्या होता है, सीधा याद रखना चाहिए, q/p + k e⁻⁻pt. ये है सोल्यूशन. q क्या है, p क्या है, ये सब एट t इस इक्वेशन से निकल आएगा. और k निकालने के लिए सिर्फ I0 की जरूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ से निकल आएगा. अब आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन इतना कुछ नहीं है. स्विच पहले खुला हुआ है, ऐसा है, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में बोल रहा हूँ. स्विच इज ओपन नाउ, मतलब ओपन दिख ही रहा है. और अब स्विच इज क्लोज्ड एट t = 0. एट t = 0 भैया स्विच बंद हो रहा है. अगर स्विच बंद हो रहा है तो अब आपको क्या पता करना है, फाइंड Vc of t. आपको करंट पता नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको पता करना है वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर Vc एट एनी टाइम t. अगर कोई पूछे वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम, तो फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा. और अगर किसी ने बोला होता कि सर एट t = 0, तो वो मैं यही बता देता हूँ. सोचो, जब मेरे आने से पहले तो ये कैपेसिटर बहुत देर से 1200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये स्विच खुला है ना, तो यहाँ से करंट कुछ जा ही नहीं रहा. ये 300 ओम का रेजिस्टेंस व्यर्थ है, क्योंकि ये खुला हुआ था. तो हो रहा है और t = वो चार्ज हो चुका. और मेरे अब ये मतलब ये चार्ज हो चुका है, मतलब यहाँ से ही इसने ओपन बिहेव किया ना, तभी तो ये चार्ज हो चुका है. तो Vc 0 क्या हो जाएगा, मैं जब गया एट t = 0 मैंने स्विच को बंद करवाया, लेकिन मेरे बंद कराने से पहले ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है. तभी तो ये ओपन की तरह बिहेव कर रहा है, ना ये.
अब कोई करंट पास नहीं कर रहा क्योंकि तराजू बैलेंस हो गया, तो ये 1200 वोल्ट VC0 इक्वल टू 1200 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको मैंने निकाल के बता दिया इनिशियल कंडीशन। अब आपको VC ऑफ टी निकालना है। VC ऑफ टी निकालने के लिए आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि क्या करेंगे। VC ऑफ टी निकालने के लिए एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी प्रॉपर। इसको कनेक्ट कर दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए। अब ये सोचिए कि ये है वोल्ट कैपेसिटर का वोल्टेज VC, यहाँ पर कुछ भी यहाँ नहीं लगा है, इसका मतलब ये भी है VC। अब जब भी ऐसा पैरेलल सर्किट बन रहा है तो किरचॉफ्स करंट लॉ लग जाएगा बस। तो किरचॉफ्स करंट लॉ से इक्वेशन बनाइए। डाउट क्लास में इसका डाउट पूछिए। आई थिंक you will be able to solve this question. We will meet in the doubt session now on 6th of August. Thank you.